और मेरी रीढ़ की हड्डी में 12 फ्रैक्चर हुए थे। तब डॉक्टर्स ने कहा था कि ये लड़की कभी ज़िंदगी भर नहीं बैठ पाएगी, और तब मैं करवट भी मैं नहीं ले सकती थी अपने आप, मेरी मम्मी ही मुझे करवट दिलाती थी। एक इंसान अग्नि के समान जो बढ़ता रहा मंजिल को, धरती से अंबर को, हुआ बहुत ही रोशन, बना देश की धड़कन। जिक्र किया एपीजे अब्दुल कलाम सर से मिलने के लिए आप बहुत आतुर थी। उनसे मिलने का इतना जुनून हो गया था कि जब पता चला एक बार कि वो भोपाल आने वाले हैं, 2005 की बात है ये। और उस टाइम क्या होता था, जो भी प्राइज मिल रहा है, एग्जीबिशन हो रही है, कोई भी पूछ रहा है कि हमें बताना कोई काम हो, तो यही होता था कि आप हमको कलाम जी से मिलवा दीजिए। तो मुझे गोदी में लेके गए ये लोग, और वहाँ पे बलराम झाकर सर भी मिले, तो उन्होंने मुझे देखा तो ऐसे इशारा कर रहे थे कि हाँ जाओ। तो फिर उनसे मिलने के लिए अंदर एंटर किया, तो उन्होंने कहा बहुत सुंदर कविता लिखी थी आपने। तो इतना अच्छा लगा उनका एक तो हिंदी में बोलना। फिर उन्होंने अपने खुद के पर्सनल कैमरामैन को बुलवाया, और मम्मी, जिया जी, भैया सबको अंदर बुलवा लिया। हमें लगा था नहीं आने देंगे, लेकिन सबको बुलवाया, सबसे बहुत अच्छे से मिले, बहुत सारे फ़ोटोज़ खिंचवाए। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जो नाम दर्ज किया उसके बारे में अगर बताना चाहें। हाँ जी, इस पेंटिंग को बनाने में 1 साल लगा था, और इसमें 1248 गणेश जी हैं। मैं गणेश जी को गन्नू भैया कहती हूँ, क्योंकि मैं उन्हें अपना भाई मानती हूँ। तो जो एक जो इमोशनल सपोर्ट होता है ज़िंदगी में, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो आज का यूथ ही नहीं, आज के बच्चे भी, बड़े भी, ओल्ड एज के लोग भी, सभी लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि यूथ तो अधिकतर उन लोगों का ब्रेकअप हो गया गर्लफ्रेंड से या बॉयफ्रेंड से, तो बोला तो उनको ना अकेलापन, वो तो ना पूरे टाइम बस एक दिन गर्लफ्रेंड ने बात नहीं किया, बॉयफ्रेंड ने, तो वो अकेले हो गए और वो तुरंत डिप्रेशन में आ जाते हैं वो लोग। जिसको वो प्यार समझते हैं वो बेकार का अट्रैक्शन भी होता है कई बार। मैंने लगान नहीं देखी हुई थी, और मैं फिल्में बहुत कम देखती थी, तो मैं उनको पहचान नहीं पाई थी। लेकिन हाँ, मुझे प्रिंस भैया ने कहा था ये बहुत बड़े स्टार हैं, और फिर वो आए तो फिर वो इतने अच्छे से मिले थे कि लगा ही नहीं था कि जैसे कोई बहुत बड़े स्टार हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका विस्तार न्यूज और विस्तार डिजिटल में। दोस्तों, संघर्ष हर किसी के जीवन में आता है। कुछ लोग उस संघर्ष को देखकर हार मान लेते हैं, नहीं, और कुछ लोग उन्हीं संघर्षों से इश्क करके उन संघर्षों पर पार पा लेते हैं। क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है कि इश्क करना तो गुनाह नहीं है, इश्क करना तो गुनाह नहीं है, अपने दिल की सुनना भी गुनाह नहीं है, और एक हद तक किसी को नुकसान न हो तो इश्क में पागल होना भी गुनाह नहीं है। तो हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत है विस्तार डिजिटल में, जिन्होंने अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे संघर्षों से पार पाया, जिन संघर्षों के बारे में सोचकर भी अगर कोई नॉर्मल इंसान होगा तो एक पल के लिए घबरा जाएगा। अब उनके संघर्षों की अगर मैं बात करूं तो एक बहुत ही कम उम्र में उनको एक ऐसा झटका मिला जिससे उनकी ज़िंदगी पलट गई। उनके साथ एक बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद उनकी 88 सर्जरीज हुई। लेकिन यहाँ पर नॉर्मल इंसान हमारे आपकी तरह एक सर्जरी के बाद भी जिसका उठना मुश्किल हो जाता है, इन्होंने 88 सर्जरीज के बाद भी हौसला नहीं खोया। इन्होंने पेंटिंग की दुनिया में एक अलग नाम बनाया, पेंटिंग करती हैं। इसके अलावा लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उनका नाम दर्ज है। ये बीमार थी, लेकिन हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब से मिलने का जुनून इनके अंदर ऐसा था कि इन्होंने उस बीमारी की भी परवाह नहीं की। हमारे साथ हैं शमा उर्मिला जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम विस्तार डिजिटल पे आपका। और शमा जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा कि किस तरह से ये पूरी जर्नी रही है, कैसे स्टार्ट हुआ आप, और ये पेंटिंग की दुनिया में कैसे कदम रखा आपने? पेंटिंग की दुनिया में ऐसा कुछ स्पेशली ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मुझे सब कहते हैं कि 2-2.5 साल की जब मैं थी, तभी से मुझे पेंटिंग की और बहुत ज़्यादा मैं अट्रैक्ट होती थी कलर्स के साथ, और कुछ ना कुछ जैसे बच्चे पेंसिल से बनाते हैं इस तरह बनाती थी। और मेरे को ज़्यादा खेलने में, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी नहीं थे, तो एक तरह से ये कलर्स और ये जो कला है, यही मेरी सबसे पक्की दोस्त रही है। तो वो जो एक हादसा था मैम, उस बारे में थोड़ा बताइएगा, जिसकी बाद आपकी ज़िंदगी बदली, और जिन सर्जरीज़ की मैंने बात की शुरुआत में, इतनी सारी सर्जरीज़ होने का कारण क्या था? सबसे पहले तो उस हादसे के बारे में अगर बताना चाहें। क्योंकि वो इतना डेंजर था कि मैं सीरियसली कह रही हूँ, मैं हाथ कांपने लगते, मैं डर जाती हूँ उससे।
क्योंकि वो एक नॉर्मल एक एक्सीडेंट नहीं था, क्योंकि वो कंटिन्यू एक उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा सर्जरी झेलनी पड़ी, और वो जो एक बहुत टफ था वो टाइम, तो मैं उसको याद नहीं करना चाहती। और मैं चाहती हूँ कि हम बात भी करें तो हम पॉजिटिव चीज़ों की, और जो आर्ट वर्क है, जो भी मैं काम करती हूँ, हम उसके बारे में बात करें तो बेटर है। जी बिल्कुल। तो उस हादसे का जिक्र आप नहीं करना चाहते, बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिविटी की बात करें तो उस हादसे के बाद जो आपका एक फेज आया, तो उससे आप निकली कैसे? मैंने सुना आपकी माँ ने बहुत ज़्यादा मदद की। हाँ जी, मैं उस हादसे के बारे में भी इतना बताती हूँ कि जब मैं 98 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था ये, और मैं छत पर से गिर पड़ी थी, और मेरी रीढ़ की हड्डी में 12 फ्रैक्चर हुए थे। तब डॉक्टर्स ने कहा था कि ये लड़की कभी ज़िंदगी भर नहीं बैठ पाएगी, और तब मैं करवट भी मैं नहीं ले सकती थी अपने आप, मेरी मम्मी ही मुझे करवट दिलाती थी। पेंटिंग्स जो है, आप, मैंने सुना आपका गणेश जी से बहुत ज़्यादा जुड़ाव है। पेंटिंग्स में हम गणेश जी से एक कनेक्शन है, और आपने गणेश जी को एक निकनेम भी दिया हुआ है अपनी तरफ से। हाँ जी, मैं गणेश जी को गन्नू भैया कहती हूँ, क्योंकि मैं उन्हें अपना भाई मानती हूँ। और मुझे हमेशा ये लगता है कि जैसे हर मुश्किल में और हर खुशी में हर तरह से उन्होंने मेरा साथ निभाया हमेशा। तो गणेश जी से मेरी बहुत पक्की दोस्ती है। तो गणेश जी के जब गणेश जी ही क्यों चुने आपने? मतलब इतने सारे, बहुत सारे गॉड्स हैं, हालांकि गणेश जी को हम सब शुभ मानते हैं किसी भी शुभ कार्य से पहले। तो गणेश जी में ऐसा आपको क्या नजर आया कि उनके साथ आपका एक बॉन्ड क्रिएट हो गया? मेरा मानना ये है कि सिर्फ एक ही पावर है, एक सुपर पावर, जो कि इस पूरी सृष्टि को चला रही है। लेकिन गणेश जी इसलिए कि गणेश जी अपने आप ही की, जब मैं बहुत छोटी थी, जब गमले की मिट्टी से भी मैं मूर्तियाँ बनाती थी, तो वो गणेश जी एक तो बहुत ईजी होते हैं, बहुत क्यूट होते हैं, और जाने क्यों अपने आप ही कई बार, जैसे नहीं कहते किसी के कोई इष्ट देव होते हैं, तो हमारे मन में अपने आप से वो फीलिंग जगती है। तो क्या हुआ था कि पहले भी मैं बनाती थी बहुत, लेकिन जब एक्सीडेंट के बाद मुझे बहुत ज़्यादा टाइम तक लेटे रहना पड़ा था, तो तब मुझे एक सपना दिखता था जिसमें मुझे गणेश जी की पेंटिंग दिखती थी, बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा बड़ी, और उसमें गणेश जी के बहुत अलग अलग तरह के रूप थे। तो जब ये सपना मुझे 3-4 बार दिखा, तो मम्मी और दीदी सब ने कहा कि उन्हें ये भी लगता था कि लेटी रहती है, तो लेटे रह के इतनी बड़ी पेंटिंग कैसे बनाएगी, लेकिन तब भी उन्होंने कहा कि उस पर गणेश जी की ब्लेसिंग्स हो, तुम्हें बनाना शुरू करना चाहिए। तो उस टाइम मेरी हालत सच में इतनी ज़्यादा डाउन थी कि अब तो मैं काफ़ी बातें भी कर लेती हूँ, तो मैं बोल भी नहीं पाती थी ज़्यादा। तो लेकिन फिर ठीक है, गणेश जी का नाम लेके शुरू किया। तो एक 5x3 का कैनवस लेके आई मम्मी, और वो 5x3 का कैनवस मेरे बेड की साइड में ही उसको लगा दिया, और ऐसा कहा कि तुम्हें लेटे भी रहना तो हम उसको पकड़ लेंगे, लेकिन वो तो बहुत बड़ा था। और इत्तेफाक से ऐसा हुआ था कि जब ये सोचा कि हाँ हम ये पेंटिंग बनाएंगे, तभी डॉक्टर सरला मेनन एक न्यूरोसर्जन है, तो उन्होंने ये रिस्क लिया कि हाँ मैं ये रिस्क ले सकती हूँ कि इस लड़की को मैं बिठा दूँगी, और जिस कंडीशन में अभी है इससे बुरी कंडीशन तो नहीं होगी, तो उन्होंने मुझे बिठा दिया। तो बस वो सोच के ही, जब सोचा कि हम बनाना शुरू करेंगे, तब उन्होंने मुझे बिठा दिया। तो फिर तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई थी, क्योंकि मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा बैठने लगी थी। तो फिर उसके बाद उस कैनवस पे काम करना शुरू किया था। तो उसके बाद फिर आप कंटिन्यूस पेंटिंग बनाते रहे, और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जो नाम दर्ज हुआ उसके बारे में अगर बताना चाहें। हाँ जी, इस पेंटिंग को बनाने में 1 साल लगा था, और इसमें 1248 गणेश जी हैं। अच्छा, कि अलग-अलग छोटे छोटे बना के, और एक नहीं पूरे एक ही कैनवस पे स्क्वायर्स बना लिए पूरे, और हर स्क्वायर में छोटे छोटे गणेश जी के अलग अलग रूप बनाए ऐसे। तो पूरा 1 साल लगा था इसमें। फिर सबको लगा कि ये जो है ये तो बहुत अद्भुत है, मतलब सब जो भी देखते थे उसको कि अरे ये तो अद्भुत है, तो उस पेंटिंग का नाम ही अद्भुत रख दिया फिर। अच्छा, ओके, पेंटिंग का नाम ही अद्भुत हो गया। हाँ जी, फिर उसके बाद किसी ने कहा कि लिम्का बुक में और गिनीज बुक में भेजना चाहिए था, लेकिन मुझे प्रोसेस नहीं पता था, और मैं पेंटिंग बना सकती हूँ, मुझे ये सब ज़्यादा नहीं करते बनता। पर मेरी एक फ्रेंड थी, तो उसने भेजा था, तो उसने लिम्का में भी भेजा और गिनीज बुक में भी। तो गिनीज वालों ने बोला कि आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने बनाई है। तो उस टाइम तो डिजिटल कैमरा ही होना बहुत बड़ी बात थी, अब तो सबके हाथ में ही है, फ़ोन है। तो उस टाइम तो लिया नहीं था, फ़ोटो तक नहीं लिया था बनाते हुए, तो फिर वीडियो कैसे लेते। लेकिन जो लिम्का वाले थे उन लोगों ने बिलीव किया, और उन्होंने अपने बुक में उसको जगह दी। जी, तो और
एक कहानी और मैंने जैसे शुरुआत में जिक्र किया, एपीजे अब्दुल कलाम सर से मिलने के लिए आप बहुत आतुर थी। और मतलब वो तो ऐसी पर्सनालिटी है कि हमें तो कभी सौभाग्य नहीं मिला, एक बार बस सामने से देखा, मिलने का सौभाग्य नहीं मिला, आपकी उनसे मुलाकात हुई। तो उस मुलाकात के बारे में कुछ बताना चाहें? हाँ, जब मैं उनसे मिली थी, मैं जब लेटी रहती थी तो मैं, क्योंकि किताबें बहुत पढ़ने लगी थी, जो भी आता था मुझे गिफ्ट में बहुत किताबें मिलती थी। और मेरे एक महेश अंकल हैं, वो तो मुझे बहुत बुक्स देते थे पढ़ने के लिए। तो मुझे किसी ने एक बुक दी थी, विंग्स ऑफ फायर। तब मैं कलाम जी को बिल्कुल भी नहीं जानती थी, और जब मैंने पढ़ा तो मुझे यकीन नहीं हुआ, मुझे लगा लोग इतने अच्छे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। तो मैं सच में उनसे इतनी ज़्यादा इंस्पायर्ड हुई कि मैंने उनकी उस पूरी बायोग्राफी को एक 100 लाइन की 100 लाइन की कविता, हाँ जी कुछ लाइनें अगर सुना दें उसकी। एक इंसान अग्नि के समान, जो बढ़ता रहा मंजिल को, धरती से अंबर को, हुआ बहुत ही रोशन, बना देश की धड़कन, कर्म ही उसका जब था, थी देश की उसको चिंता, रात भी जिसका दिन था, हुआ प्रकाशमान, है भारत का अभिमान। तो ऐसे बहुत लंबी पूरी 100 लाइनों की है। तो उनकी पूरी बायोग्राफी का आपने हाँ। 100 लाइनों में समावेश कर दिया है। और फिर हर 2 लाइन पे मैंने एक पेंटिंग भी बनाई थी। ओके, हर 2 लाइन के लिए एक पेंटिंग? हाँ। ओके, नाइस। और उनका पोर्ट्रेट बनाया था, तो पोर्ट्रेट भी उनको गिफ्ट दिया था। तो कलाम साहब से जब मिली आप तो क्या बोले वो? क्योंकि कोई भी कलाम से, जब मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, तो जो भी उनसे मिला हुआ है, ऐसा कोई मुझे मिलता है जो उनसे मिला है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो क्या बोलते हैं, कैसे थे। कि हमने तो टीवी पे देखा है और सामने से एक बार थोड़ी देर के लिए बोलते हुए देखा था बचपन में। तो आपको क्या बोला उन्होंने जब आपसे वो मिले? तो जब पहली बार मिले तो सबने कहा था कि उनको हिंदी नहीं आती, तो वो इंग्लिश में बात करते हैं। तो जैसे लेकिन हम एंटर हुए, पहली बात तो ये कि उनसे मिलने के लिए गई थी, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग बात है, तो मैं क्या शेयर करूँ? बिल्कुल बिल्कुल, वो कैसे मुलाकात के, हाँ मैं बताना ही भूल गया कि मुलाकात उनसे शुरुआत कैसे हुई, कि उन्होंने, उनकी तरफ से फोन आया या क्या हुआ था कि इतना उनसे मिलने का इतना जुनून हो गया था कि जब पता चला एक बार कि वो भोपाल आने वाले हैं, 2005 की बात है ये, तो उस टाइम पता चला कि वो आने वाले, तो लॉ यूनिवर्सिटी में आने वाले थे। और उसकी पहले कलेक्टर थे संजय शुक्ला जी। तो संजय शुक्ला जी ने एक एग्जीबिशन हुई थी मेरी, तो उन्होंने पूछा कि बेटा हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, तो मैं कहा कलाम साहब से मिलवा दीजिए। और उस टाइम क्या होता था, जो भी प्राइज़ मिल रहा है, एग्जीबिशन हो रही है, कोई भी पूछ रहा है कि हमें बताना कोई काम हो, तो यही होता था कि आप हमको कलाम जी से मिलवा दीजिए। तो हमने इस चक्कर में राजभवन के भी 4-5 चक्कर लगा लिए थे, ऐसा लगता था जैसे हमारे घर है। क्योंकि वो जो बलराम जाखड़ जी थे, वो भी बलराम जाखड़ राज्यपाल थे उस समय प्रदेश के, तो वो बड़ा अच्छा हमारे दादाजी की तरह ट्रीट करते थे एक तरह से, तो बहुत अच्छे थे वो। तो उनसे भी मिलने पहुंच गए कि नहीं हमको मिलना है, तो वो बहुत चिढ़ाते भी थे कि मुझसे मिल लो, मैं भी तो बहुत बड़ा आदमी हूँ। तो मैं कहा नहीं, बड़े आदमी की बात नहीं है, हमें उनसे इसलिए मिलना है। फिर उनसे तो ये जो स्टोरी है ना, इस पर पूरी एक क्या 10 किताबें लिखी जा सकती है, क्योंकि ये सब बहुत इंटरेस्टिंग है। और मैं जब भी इन चीज़ों को याद करती हूँ तो मेरे चेहरे पर अपने आप मुस्कुराहट आ जाती है। और उनसे मिलना सच में ही एक सौभाग्य की बात है, तो मैं खुद को बहुत लकी समझती हूँ कि मैं उनसे मिल पाई। और वो मेरी ज़िंदगी का गोल्डन डे था। और तभी मेरा उसका स्पाइनल कॉर्ड का ऑपरेशन हुआ था। तो पहले तो हमें लगा था नहीं ही मिल पाएंगे, लेकिन हमने जब सारे प्रयास छोड़ दिए कि नहीं मिल पाएंगे, तो जब मेरा ऑपरेशन हुआ था तो हॉस्पिटल में फ़ोन आया कि कलाम जी आ रहे हैं कल और आपको एयरपोर्ट पे मिलने बुलाया है। तो हम और मम्मी एक दूसरे को देखने लगे। हमें लगा अब क्या करेंगे, क्योंकि ऑपरेशन भी कोई छोटा नहीं था, बहुत मेजर ऑपरेशन था और हिलना भी मुश्किल हो रहा था। फिर हमारे जो फैमिली डॉक्टर हैं, डॉक्टर अशोक निगम, वो आए, तो उनसे डिस्कस किया, तो उन्होंने बहुत बुरी तरह डांट दिया, बिल्कुल नहीं जाना। लेकिन फिर वो चले गए और दूसरे दिन शाम तक जिया जी से, दीदी से, भैया से, सबसे बात करके ऐसी जुगाड़ हो गई कि सबने कहा नहीं यार अपन तो चलेंगे, इसका इतना मन है। तो मुझे गोदी में लेके गए ये लोग, और वहाँ पे बलराम जाखड़ सर भी मिले, तो उन्होंने मुझे देखा तो ऐसे इशारा कर रहे थे कि हाँ जाओ। तो फिर उनसे मिलने के लिए अंदर एंटर किया, तो उन्होंने कहा बहुत सुंदर कविता लिखी थी आपने। तो इतना अच्छा लगा उनका, एक तो हिंदी में बोलना, उनकी आवाज़ भी बहुत, जैसे ऐसा नहीं कहते कि किसी की आवाज़ सुन के आपको ऐसा फील होता है कि आप हील हो रहे हैं, मरहम की तरह। मतलब जितना उन पर, तो बहुत सारी कविताएं मैं लिख चुकी हूँ वैसे भी। फिर उन्होंने अपने खुद के पर्सनल कैमरामैन को बुलवाया, और मम्मी, जिया जी, भैया,
सबको अंदर बुलवा लिया। हमें लगा था नहीं आने देंगे, लेकिन सबको बुलवाया, सबसे बहुत अच्छे से मिले, बहुत सारे फ़ोटोज़ खिंचवाए। फिर मैंने उनको उनका वो जो पोर्ट्रेट बनाया था वो भी गिफ्ट किया। तो बहुत तो उनके सुंदर। शब्द क्या थे? कलाम साहब के शब्द आपको याद हैं? आप हाँ, मैंने उनसे पूछा कि आपको कविता, तो बोलती हैं कि आपकी कविता हमें 6-7 महीने पहले ही हमने पढ़ ली थी और हमने सँभाल के रखी है। तो अभी भी देखो मेरे को ये रोंगटे खड़े गूज़बम्प्स हो हो गए। गए। हाँ, तो मुझे उस टाइम मतलब मैं बहुत इमोशनल हो गई थी उस टाइम भी, और मुझे यकीन नहीं हुआ था कि उन्होंने पढ़ ली थी 6 महीने पहले, क्योंकि आपको यकीन नहीं होगा कि उस टाइम फैक्स चलते थे और हमने 400-500 फैक्स कर दिए होंगे उनको, कि मेरी दीदी का ऑफिस से दीदी भी वो फैक्स करती रहती थी। हमें लगता था एक फैक्स नहीं पढ़ेंगे, 2 नहीं पढ़ेंगे, तीसरा तो पढ़ेंगे, कोई तो पढ़ेगा। तो ऐसे करके जैसे हम ऐसे पीछे पड़ गए थे, इससे हमें कोई खजाना मिलने वाला। तो वो एक खजाने से भी बढ़ के चीज़ थी, और हम उनसे मिले। और सुषमा जी, कलाम साहब का इतना खूबसूरत किस्सा शेयर करने के लिए धन्यवाद। और एज अ उनका फैन जो है, मैं बहुत ही प्रसन्नता हो रही कि इस तरह से कलाम साहब थे, क्योंकि ज़्यादा मिलने का मौका तो मतलब मुझे तो मौका ही नहीं मिला। मैं सुनता हूँ तो बहुत खूबसूरत लगता है, किसी से भी सुनता हूँ उनका किस्सा। अच्छा, मैं एक पेंटिंग मैंने बाहर देखी, अभी थोड़ा सवाल से हटके पूछूंगा। उसमें गणपति जी हैं। एक मैंने आपके लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड वाली पेंटिंग देखी, और दूसरी जिसमें गणपति जी को आपने, गणपति जी के हर रूप अलग अलग है। हमने अभी कैलकुलेट कर रहे थे बैठ के, तो ऐसे में 18 है और ऐसे में मेरे ख्याल में 40 समथिंग है, तो 700 अलग अलग रूप। वो कैसे आपका इमेजिनेशन? 700 नहीं, वो 1248 है। अच्छा, हमसे काउंटिंग में दिक्कत हो गई भाई। हम नहीं, लोग जो 700 आपने काउंट किया हाँ। वो आपने शायद जो वर्टिकल एक पेंटिंग है उसके काउंट किया ना। हाँ, वर्टिकल वाली। वर्टिकल वाली अभी हाँ। इनकम्प्लीट है। अच्छा। वो जो सबसे बाहर लगी हुई है ना, जो हाँ हाँ 5 फीट वाली, जी। वो लिम्का बुक में है। हाँ। और उसमें है 1248 गणेश जी। तो ये इसमें भी अलग अलग, इसमें भी अलग अलग, तो वो इमेजिनेशन कैसे करते हैं आपकी इस रूप में गणपति जी का? वो जो पेंटिंग वाला जो मैंने सपना वाला किस्सा शेयर किया है ना पूरा, तो वो अपने आप ही एक तो सपने में दिखते हैं। फिर मुझे गणेश जी से एक बहुत गहरा अटैचमेंट महसूस होता है। जैसे मैं यहाँ अकेली रह रही हूँ, ठीक है, मतलब लोग तो अकेले समझेंगे ना किसी को क्या हो, लेकिन अगर मान लो मैं फ़ोन पे भी किसी को कह रही हूँ कि नहीं असल में मैं अभी अकेली हूँ तो मैं मैनेज नहीं कर पाऊँगी, अगर मेरी नज़र वो गणेश जी की जो गन्नू भैया की मूर्ति रखी है अगर उस पर पड़ जाए ना, तो मुझे गिल्ट फील होता है कि जैसे मैं सोच रही हूँ कि मैं हूँ तो साथ में, ये ऐसे क्यों बोल रही। तो एक बहुत गहरा अटैचमेंट नहीं होता जो, वो फील होता है। तो मैं किसी भी हाल में गणेश जी की अभी तो मैं ये वाले पेंटिंग बना रही हूँ, तो पहले मैंने शुरू किया था कि मैं रोज़ नहाने के बाद पूजा की तरह गणेश जी की एक मूर्ति बनाती थी इतनी सी। तो वो काफ़ी सारी मैंने सेल भी की थी, क्योंकि वो बहुत इकट्ठी हो गई थी। उनको भट्टी में पका के उनको सेल करते थे। और अभी जो गणेश जी जिसमें आपने 700 वाले गिने ना, तो वो पेंटिंग भी इसी तरह। फिर उसके जब मैं मिट्टी का काम नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वहाँ फॉर्म से हम लोग यहाँ आ गए थे, भट्टी नहीं लगा सकते यहाँ पे, तो फिर उसमें डेली नहाने के बाद जितना मन होता था 2-3 गणेश जी के अलग अलग रूप तो ऐसे रोज़ बनाती थी। तो वो अभी अधूरी है, वो पूरी नहीं हुई है। तो उसमें वही मैं जानना चाहूँ, जैसे एक मैंने देखा, एक में पीपल के पत्ते पे गणेश जी लेटे हुए हैं, एक में स्कूटर पे हैं, एक में अपने ऑटो रिक्शा में हैं। तो वो कैसे इमेजिन होता है कि आज जो है पत्ते वाले बनाते हैं या ऑटो रिक्शा वाले बनाते हैं, वो आप कैसे वो पता है मुझे सोचना ही नहीं पड़ा कभी। अच्छा। मैं जब ब्रश हाथ में लेती थी तो वो अपने आप कुछ भी गाते हुए ऐसे गुनगुनाते नहीं अपन ऐसे, वो बनते जाते हैं अपने आप। मुझे कभी स्पेशली बैठ के सोचना नहीं पड़ा कि हाँ आज मुझे कौन सी गणेश जी बनाने। अच्छा मैम, तो इस तरह से जब भी सिचुएशंस होती हैं तो ये हम मेंटल हेल्थ की बात करेंगे, बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पॉजिटिविटी के लिए मेंटल हेल्थ का सही होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप जब इन सब सिचुएशन से गुजरी, एक पॉजिटिविटी आप अपने अंदर कैसे ला पाई? तो और ये इसलिए भी बताना चाहूँगी, बहुत सारे हम जो यूथ है मेंटल हेल्थ से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, तो मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए आपके अनुसार क्या करना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि आपने बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छे टॉपिक पे बात की है आपने। क्योंकि ज़्यादातर जो यूथ है, सॉरी टू इंटरप्ट, अकेलेपन का शिकार है। और आपने जैसे बोला कि आप यहाँ पे अभी पेंटिंग्स वगैरह करते हैं, आप अकेले रहती हैं, लेकिन आपके साथ गणपति जी हैं, आप मानते हैं गणपति जी आपके साथ। लेकिन कई सारे यूथ है जो अकेलेपन का शिकार है, उस वजह से डिप्रेशन हो जाता है, और मेंटल हेल्थ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल जी। और अकेलापन भी एक तरह का एक फीलिंग है, एक एहसास है, क्योंकि एक्चुअल में तो अकेलापन कुछ होता ही नहीं है और ना ही भीड़ में रहना कुछ होता है अगर सोचा जाए तो।
क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके पास बहुत सारे लोग हैं लेकिन तो भी आप बहुत अकेला महसूस करते हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप भीड़ से उसका कोई मतलब नहीं है अकेलेपन का, वो एक फीलिंग है जो हमारे अंदर होती है। तो मेरे साथ तो ये हुआ कि मैं आपको बताऊं कि मेरी जो मम्मी थी, तो मेरी मम्मी ने मुझे कितनी भी, जब मुझे कहते थे कि ये तो बिल्कुल जिंदा लाश की तरह हो गई है, ये तो ना होती तो बेटर था, इस टाइप की बातें, तो मेरी मम्मी मेरे साथ स्ट्रांगली खड़ी थी। तो उन्होंने कभी ना नेगेटिव बातें करने वाले लोगों को मेरे पास नहीं आने दिया। उन्होंने इतने ज़्यादा प्यार से मेरी देखभाल की, जैसे मान लो किसी दिए को ऐसे नहीं बचा लेते अपन लोग हर चीज़ से, कि ऐसा करूं तो मेरा बचुआ बचुआ बोलती थी प्यार से, तो कि बेटर कैसे हो सकता है, इसकी तबीयत कैसे हो सकती है, डॉक्टर्स ने कह दिया था कि इसको ले जाओ, बिल्कुल ये तो ठीक ही नहीं हो सकती कभी। तो बाकी सबको भी लगने लगा हाँ ये तो कभी ठीक नहीं होगी, लेकिन मम्मी ने माना ही नहीं। तो जब उन्होंने माना ही नहीं कि मेरी बेटी ठीक होगी, उनको लगता था, तो उन्होंने करके ही माना। और वैसे तो ऐसा कहते हैं कि सारी जो मम्मियाँ होती हैं, सभी की मम्मियाँ बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है, लेकिन जो मम्मी थी ना वो सच में इतनी ज़्यादा अद्भुत, इतनी अलग थी, वो सच में एक देवी की तरह थी। मैंने देखा कि वो किसी भी परेशानी में बहुत घबराती नहीं थी, कि डर जाती है ना, रोने लगते, परेशान होते, वो बिल्कुल शांत हो जाती थी और क्या करती थी, जो बेस्ट पॉसिबल है सोचती थी, अच्छा ऐसा ऐसा इसको ऐसा हो रहा है, अभी इस परेशानी के लिए क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व करो, ये नहीं कि हाय आगे क्या होगा, ऐसा नहीं सोचती थी वो। तो उन्होंने मुझे मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया है कि समझ लीजिए हिमालय की तरह। तो उन्होंने मुझे कभी गिरने, हारने, उन्होंने मुझे थकने दिया। उन्होंने कहा थक जाते हैं सब लोग, थक जाओ लेकिन फिर उठो, फिर आगे बढ़ो। तो जो एक जो इमोशनल सपोर्ट होता है ज़िंदगी में, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो आज का यूथ ही नहीं, आज के बच्चे भी, बड़े भी, ओल्ड एज के लोग भी, सभी लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि उनके फैमिली मेम्बर्स, उनके फ्रेंड्स, उनके आसपास के लोगों से उनको उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा कि वो इतने इमोशनली इतने उसमें रहें। और मुझे ऐसा सपोर्ट हमेशा बहुत ज़्यादा मिला है। ये हो सकता है मेरे गन्नू भैया की ब्लेसिंग्स हों। तो फिर मम्मी के जाने के बाद मैं बहुत ख़तरनाक डिप्रेशन में चली गई थी। डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रही थी, बहुत हालत डाउन थी। तब मुझे मेरे यशपाल भैया और प्रतिभा सुमन भाभी हैं, तो उन्होंने, और मेरी दीदी है गरिमा, इन लोगों ने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग इमोशनल सपोर्ट दिया है। तो मतलब मुझे ऐसा रहा कि लकीली किसी न किसी का इमोशनल सपोर्ट रहा मेरे साथ। तो जो इमोशनल सपोर्ट है वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो हमें हमेशा हमारे साथ, हमारे आसपास के लोगों के लिए हमें एक इमोशनल सपोर्ट तो हम बन सकते हैं ना, क्योंकि कोई भी इंसान इतना गरीब नहीं होता कि वो किसी को 2 मीठे शब्द या 2 हिम्मत के शब्द ना दे सके। तो हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए किसी के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनने के लिए। तो जो अकेलेपन की हम बात करते हैं, अकेलेपन को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये बहुत लोगों का सवाल रहता है कि क्योंकि मेंटल हेल्थ ज़्यादातर अकेलेपन की वजह से होता है। हाँ, तो क्या ऐसा करना चाहिए? सब आपके में तो आपने यशपाल जी का जिक्र किया, उनके पे भी हम आएंगे अभी, तो कि उनका सपोर्ट रहा, लेकिन बहुत लोगों की शिकायत है कि हम इतने अकेले, हमसे कोई मिलना नहीं चाहता, कोई बात नहीं करना चाहता, तो वैसे लोग क्या कर सकते हैं? देखिए ऐसा होता है कि जैसे जहाँ तक कि यूथ की बात होती है, तो यूथ तो अधिकतर उन लोगों का ब्रेकअप हो गया गर्लफ्रेंड से या बॉयफ्रेंड से, तो बोला तो उनको ना अकेलापन, वो तो ना पूरे टाइम बस एक दिन गर्लफ्रेंड ने बात नहीं किया बॉयफ्रेंड ने, तो वो अकेले हो गए और वो तुरंत डिप्रेशन में आ जाते हैं वो लोग। हाँ, तो ये तो ना उनकी इमेच्योरिटी है, और इसके लिए तो उन्हें किताबें पढ़नी चाहिए। हाँ, और उनको अपना जो सोच का लेवल है उसे डेवलप करना चाहिए। वो उनको, जिसको वो प्यार समझते हैं, वो बेकार का अट्रैक्शन भी होता है कई बार। तो मैं यही सलाह देना चाहूँगी कि ईश्वर से प्यार करो, अपने हॉबीज़ से प्यार करो, किताबों से प्यार करो। ये चीज़ें आपको कभी धोखा नहीं देंगी, कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे आपको, कभी अकेलापन नहीं होगा आपको। और जो आपका सच्चा प्यार है तो वो आपकी किस्मत में है, तो आपको हर हाल में मिलेगा। और अगर किसी ने आपको छोड़ के चला गया है, तो वैसे भी वो जो आपको छोड़ के जा रहा है तो वो आपका है ही नहीं ना वैसे भी, तो फिर उससे बिछड़ने का दुख किस बात का। ये बहुत बड़ी सीख दे गई है मैम, और ये खासतौर पे आज का जो यूथ है वो सुन लो, नोट कर लो इस बात को यहाँ पर। ऐसी बात सीखने नहीं मिलेगी कि आजकल जो आप लोग रोते रहते हो ना कि मेरा ब्रेकअप हो गया और मैं अकेला हूँ, ये वो, तो अब इससे बड़ी बात और क्या आपको सुनने को मिलेगी। तो इसको अमल में लाइएगा जरूर। अच्छा, किताबों का जिक्र हुआ,
तो किताबें उससे दूर होते जा रहे हैं आजकल हाँ, के युग जो मैं किताबों से, देख रहा हूँ। बिल्कुल। और आपने जैसे बताया आप पढ़ने का शौक है, आप खुद पोएट्री भी करती हैं, जी। तो किताबों का क्या योगदान है? क्योंकि सोशल मीडिया के युग में, मोबाइल फोन के युग में लिखना एक तो कम हो गया है, मतलब जो हैंड रिटन का एक अलग मजा है। हाँ, हाँ। आप टाइप कर लेंगे मोबाइल पे, वो उतना फील नहीं है जो फील कलम से लिखने में है, डायरी में। और स्पेशली हार्ड कॉपी पढ़ने में किसी भी नॉवेल या बुक की जो मजा है वो डिजिटल प्रिंट में नहीं आता, ई बुक में तो नहीं आता। तो किताबों का कितना योगदान है आज के डेट में किताबों का किसी को डेवलप करने के लिए? एजुकेशन से हट के मत आओ, जैसे जो एजुकेशन होती है वो तो जरूरी किताबें आप 12वीं कॉलेज वाले से पढ़ते हो, लेकिन उसके इतर जो किताबें हैं, देखिए, जो किताबें हैं जिसको कि अपन साहित्य कहते हैं, तो उसका तो इतना बड़ा योगदान होता है कि मतलब उसका तो, जैसे अभी तो चलो गूगल, मोबाइल ये सब हो गया, लेकिन जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब तो गूगल भी नहीं होता था, मोबाइल भी नहीं होता था। तो तब जो गिफ्ट में किताबें मिलती थी, मुझे उन गिफ्ट में मिली किताबों ने इतना सपोर्ट दिया कि मतलब एक तरह से किताबें ऐसी होती हैं कि आप उनको ऐसे सीढ़ी समझ सकते हैं कि हर किताब, हर पन्ना पढ़ने के बाद आपका मेंटल लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो हर किताब को मैं इस तरह समझती हूँ, हर किताब को पढ़ने के बाद आपका सोच का, जो विचार का दृष्टिकोण है, वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। तो वो किताबों का भी मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा सहारा मिला है। तो अभी भी मैं किताबें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाती हूँ, मैं भी गज़ल लिखना भी सीख रही हूँ और पेंटिंग और भी बहुत सारी एनिमेशन चीज़ों में बिजी रहती हूँ। लेकिन मेरे पास अभी भी मेरे रूम में जो किताबें मुझे पढ़नी हैं, तो वो उनकी जो किताबें बिना पढ़ी हुई रहती हैं, तो उनकी वो रखती हूँ अपने रूम में कि जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मुझे ये किताबें पढ़नी हैं। तो जो कुछ अच्छे राइटर्स हैं, मैं अभी भी किताबें खरीदती भी हूँ, अभी भी लोग मुझे किताबें गिफ्ट में भी देते हैं। तो किताबों से तो बहुत बहुत पक्की दोस्त होती हैं किताबें, और मैं सबको यही सलाह देना चाहूँगी कि किताबों से दोस्ती कर लो। आपको इतनी बड़ी विस्तृत सोच का मिलेगा, विस्तार आपकी सोच को, कि फिर आपको किसी और दुनिया में किसी और दोस्त की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बातों बातों में मैम ने बोल दिया कितना विस्तार मिलेगा। हम भी विस्तार हैं, विस्तार न्यूज़ है, विस्तार डिजिटल है, तो विस्तार होता रहेगा। अच्छा मैम, यशपाल सर का जिक्र जरूर करना चाहेंगे। यशपाल शर्मा जी, आप लोगों को अगर याद हो, लगान फिल्म में लाखा का रोल और गंगा जल फिल्म में सुंदर यादव का रोल जिन्होंने किया था, यशपाल शर्मा सर थिएटर एक्टर हैं, कई बार मुलाकात हुई भी है मेरे से। लेकिन आपके जीवन में उनका क्या योगदान? आपने जैसे कहा यशपाल भैया का बहुत सपोर्ट रहा, तो सबसे पहली मुलाकात यशपाल भैया से कब हुई? यशपाल भैया से अभी 10-12 साल पहले, या शायद इससे भी थोड़े ज़्यादा ही साल हो गए। कहाँ पे? यहीं भोपाल में या? भोपाल में ही। अच्छा। यहाँ पे फिल्म की शूटिंग हो रही थी किसी, तो वो घर पे पेंटिंग्स देखने के लिए आए थे। एक पहचान के भैया, प्रिंस भैया, वो लेके आए थे उनसे मिलवाने के लिए। अच्छा। तो वो पेंटिंग्स देखने के लिए आए थे, तो तभी उनसे मुलाकात हुई थी। तो उनसे मुलाकात का कुछ किस्सा बताना चाहें? क्या बोले वो जब देखा होगा पेंटिंग्स आपकी और आपसे मिले, आपसे बात की? भैया मिले तो पहले, क्योंकि मैंने लगान नहीं देखी हुई थी और मैं फिल्में बहुत कम देखती थी, तो मैं उनको पहचान नहीं पाई थी। लेकिन हाँ, मुझे प्रिंस भैया ने कहा था ये बहुत बड़े स्टार हैं और ये फिल्मों में हैं ये सब। लेकिन प्रिंस भैया तो बहुत दिन बाद आए थे, तो मैं उनसे बात करने लगी, तो प्रिंस भैया ने कहा कि बिट्टी तू मुझसे बाद में बात करना, वो जो आए वो बहुत बड़े स्टार हैं, वो लगान में थे, उनसे पहले बात कर ले। तो वो तब तक के लिए हॉल में पेंटिंग देखने गए हुए थे। फिर वो आए तो फिर वो इतने अच्छे से मिले थे कि लगा ही नहीं था कि जैसे कोई बहुत बड़े स्टार हैं, बड़े अपनेपन से मिले थे वो। और उन्होंने कहा कि तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो और अपन हमेशा टच में रहेंगे, और ऐसा कह के वो चले गए। तो फिर बस वो जब मुंबई पहुँचे तब भी वहाँ से भी उन्होंने कॉल किया, फिर टच में रहने लगे, बीच बीच में उनका फ़ोन आता था, फिर वो हर बात पूछते थे, तबीयत की भी हर बात पूछते थे। फिर क्या हुआ था कि मेरा पैर का ऑपरेशन होना था, तो जितने भी डॉक्टर्स को हमने दिखाया था वो उन्होंने कहा था कि नहीं, इसकी सर्जरी पॉसिबल नहीं है। तो एक दिन क्या हुआ था कि वो जब भी आते थे ना भोपाल, तो वो हमारे घर ही रुकते थे और वो मेरे राखी भाई बन चुके थे। तो उन्होंने एक दिन 4 बजे या शायद 6 बजे करीब उनकी फ़्लाइट होगी, और मैं बहुत उदास थी, तो उन्होंने मुझसे जिद करके पूछा कि तुम कोई बात है जो छुपा रही है। तो मैंने कहा कि मुझे डॉक्टर निगम ने कहा है सुबह कि तुम्हारा पैर का ऑपरेशन नहीं हो सकता, अगर हुआ तो और बिगड़ जाएगा। तो बोलते अरे ऐसे कैसे कह दिया। फिर उन्होंने तुरंत फ़ोन किया, पता करवाया सबसे कि कौन से बेस्ट डॉक्टर हैं भोपाल में, और फिर वो मुझे उठा के लेके गए थे। उन्होंने अपनी फ़्लाइट भी कैंसिल करवा दी, और जिस डॉक्टर के पास ले गए थे वो भी जा रहे थे कहीं बाहर, उनको तो फिर रुकवाया उन्होंने? हाँ, उनको भी रुकवाया।
तो उन्होंने फिर मेरे पैर की सर्जरी हुई थी। तो ऐसा एक नहीं, ऐसे हज़ारों किस्से हैं। और सिर्फ भैया नहीं, भाभी हैं, प्रतिभा सुमन है उनका नाम, वो भी बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड हैं मुझसे, वो बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। उनके बड़े भैया हैं घनश्याम भैया, वो उनकी पूरी फैमिली के 20-25 मेंबर्स हैं, वो सारे ही लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो वही बात जो मैं मेंटल हेल्थ के टाइम जिक्र किया था कि इमोशनल सपोर्ट बहुत बड़ी पावर होता है, और मुझे उन लोगों से वो सपोर्ट एक ब्लेसिंग की तरह मिला हुआ है। तो मैम, जैसा हमने सुना आप एनिमेटेड फिल्म्स भी बनाते हैं और आपने एक प्रोडक्शन स्टूडियोज स्टार्ट किया है, द पिंक फ्लावर प्रोडक्शन नाम से, मैंने बाहर पोस्टर भी देखा। तो ये शुरू करने के पीछे की कहानी क्या है, इसके बारे में ज़रा विस्तार से थोड़ा बताएं अगर। और पिंक फ्लावर ही क्यों नाम दिया गया है इसको? पिंक फ्लावर के पीछे एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, एक बहुत प्यारा सा सीक्रेट है कि मैं अपनी मम्मी को पिंक फ्लावर ऐसे चढ़ाती थी। तो मुझे जब वो नहीं रही, तब भी जब भी मैं उनको याद करती थी तो मुझे ऐसा लगता था एक बहुत प्यारा सा एक गुलाबी फूल हो जैसे वो। तो जब ये सोचा, जब ये फिल्म रिलीज़ करने की बात आई, और जब ये हुआ कि मम्मी का जो पहला बर्थडे पड़ा, अपन उसी पर फिल्म रिलीज़ करते हैं, तो किस नाम से हम शुरू करेंगे इसको, तो फिर कुछ सोचना ही नहीं पड़ा, अपने आप मुँह से पिंक फ्लावर ही निकला। तो तब से पिंक फ्लावर ही नाम रखा। अच्छा, तो एनिमेटेड फिल्म आपने क्या क्या एनिमेटेड फिल्म्स बनाई हैं और कैसे बनाते हैं, क्या टॉपिक कैसे डिसाइड होता है? ये एक बहुत लंबा विषय है, लेकिन मैं शॉर्ट में ये बताना चाहूँगी कि मैंने अभी तक मेरी एक ही फिल्म बनाई है, प्यूपा एंड एंजेलिना। इसके अलावा मैंने स्वास्थ्य पे, और जब कोरोना हुआ था उस पे, जो राम मंदिर था, इस टाइप की मैंने छोटे छोटे एनिमेटेड क्लिप्स बहुत सारी बना के अपना जो पिंक फ्लावर यूट्यूब चैनल है उस पर डाली हुई हैं। तो इसके अलावा मतलब जो एनिमेशन का, ये 2D एनिमेशन है, तो 2D एनिमेशन मैंने ऑनलाइन सीखा, मुझे कुछ लोगों ने सपोर्ट किया तो उनके थ्रू सीखा। लेकिन अभी जो मेरा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट आने वाला था गुलपी, तो गुलपी के काफ़ी सारे सीन बन भी चुके हैं, लेकिन अब मैंने एक दूसरी क्लास ज्वाइन की है कि AI वाली, कि इसमें AI के थ्रू आप एनिमेट कर सकते हैं, तो वो और इजी हो जाएगा। क्योंकि जो जिस तरह से मैंने अपनी बनाई थी प्यूपा एंड एंजेलिना, तो उसमें एक टीम की ज़रूरत थी, उसको बनाने में बहुत टाइम लगा, क्योंकि एनिमेशन से लेके स्टोरी से लेके उसको रेंडरिंग, लाइटिंग, बहुत सी चीज़ें होती हैं, इफेक्ट, वो सारे काम खुद ही करने थे। और उसमें सौरभ सर हैं एक, उन्होंने भी सपोर्ट किया था, और यशपाल भैया तो थे ही पूरे टाइम साथ, तो वो फिल्म बनी थी इसलिए। तो लेकिन अब अगर जब मैं AI से बनाना सीख जाऊंगी फिल्म, तो मुझे लग रहा है कि फिर मैं और ज़्यादा बेटर काम कर पाऊंगी। बिल्कुल, तो ये पिंक फ्लावर की जर्नी बहुत ही खूबसूरत आपने बताया। अच्छा, एक लास्ट सवाल, मेरी क्यूरियोसिटी थी कि इतनी पेंटिंग्स आपने बनाई, उसमें से आपकी फेवरेट कौन सी है? इतने सारे आपने बनाए हैं खूबसूरत, आपकी फेवरेट कौन सी है? मैं सच कहूँ तो मुझे ना, मैं जो सोचती हूँ, जितना इमेजिन करती हूँ, मैं ठीक वैसा उतना सुंदर अभी बना नहीं पाती हूँ। तो मुझे हर पेंटिंग में बनने के बाद में थोड़ी सी उदास हो जाती हूँ, मुझे लगता है कि यार कमी है। तो मुझे अभी तक अपना कोई भी वर्क बेस्ट नहीं लगा। जो गणेश जी की पेंटिंग है, जो लिम्का बुक वाली, वो भी जितना सुंदर मैंने इमेजिन किया था, या जो मुझे सपने में दिखती थी, मैं उतना अभी बना नहीं पाई हूँ अभी। अच्छा, तो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता देता हूँ। आपकी जो पेंटिंग मैंने घुसते ही देखी, गणपति जी का तो हमने जिक्र किया, लेकिन जो एक सीनरी आपने बनाई है जो पेड़ वाली है, दैट वाज माय पर्सन। मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही जब से मैंने वो पेंटिंग देखी है, जब से मैं अंदर आया। और हमारे कैमरा पर्सन हैं कुमार अमरिंद, उन्होंने दिखाया, मेरी एक्चुअली नज़र पड़ी नहीं थी, जब मैं देखी तो उसके बाद से अब बार बार देखने को जिक्र करा, तो मेरी वो पर्सनल फेवरेट है पेंटिंग। तो ये थी हमारे साथ शमा उर्मिला जी, जिन्होंने अपने शुरुआत से लेके अब तक जितनी इन्होंने अचीवमेंट्स की उसकी पूरी कहानी बताई, APJ अब्दुल कलाम से मुलाकात का किस्सा बताया। और हम यही चाहेंगे मैम कि आप इसी तरह और खूबसूरत पेंटिंग्स बनाते रहें और नए नए अचीवमेंट्स हासिल करें। और यूथ को लेके जो आपने बात कही, बहुत खूबसूरत बात है। और पोइट्री का आपको शौक है, नई नई कविताएं आप लिखते रहें, इसी तरह मोटिवेट करते रहें लोगों को। हम यहाँ से आज मोटिवेट होके जा रहे हैं, और निश्चित तौर पे आप जब ये इनकी कहानी देखेंगे हमारे चैनल पे, तो आप भी ज़रूर मोटिवेट होंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो आज के लिए विदा लेते हैं। मैं था आपके साथ अनंत सिंह। नमस्कार।